चलो स्टार्ट करें। रेडी। हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज। हम सबका नारा है इस बार, अब की बार रेलवे के पार के सब आप सभी के सपने को साकार करने के लिए कंटिन्यूअसली हम सभी इसी प्लेटफॉर्म पर रेलवे के पीवाईक्यू सवालों को यानी पीवाईक्यू के सभी पेपरों का कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर पढ़ रहे हैं। और उसी के साथ आप सभी की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एक मजबूत आप परीक्षा में होकर जाएं, इस तौर पर जाएं कि अब की बार आप सभी का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत आप सभी का रेलवे में इस बार सिलेक्शन नहीं रोक सकती। उसके लिए आप सभी जानते हैं, आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे, हम सभी ने आप सभी के लिए वरदान बैच को प्रारंभ किया है। इस वरदान बैच को मैं 3 बार आप लोगों को समझा चुका हूं। कंटिन्यूसली इन तीनों सब्जेक्ट का पीवाईक्यू मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। तो द ग्रेट साइंस किंग यादव सर आप सभी को कंप्लीट साइंस के पीवाईक्यू टॉपिक यहां पर कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो यदि आप लोग चैनल के साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिगर किसी देरी से आप सभी के चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मैं बढ़ूंगा आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे। और इससे पहले लेक्चर नंबर 16 तक कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेक्चर 17 आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर 17 में देखिएगा लेक्चर 17 की क्या क्या खास बात होगी। और जो कि आप लोगों का 10/1 और 2021 का ये जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसी फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप हमारे साथ अभी पढ़ने वाले। बिगर किसी देरी से सवाल की शुरुआत करेंगे। और ये याद रहे सारे विद्यार्थियों को कि 10/1 और 2021 को आप सभी के एनटीपीसी में यहां पर जो शिफ्ट 1 हुआ था, उसी शिफ्ट 1 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो पहला सवाल आप सभी को यहां पर देखने को मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख रिवर कौन सी है, प्रमुख नदी हम लोगों को कौन सी यहां पर देखने को मिलेगी। 4 ऑप्शन आप सभी को जो देखने को मिलेंगे। पार नदी, क्या कोई ऐसी पार रिवर होती है? पार रिवर हमें देखने को मिलेगी, या पिंजाल रिवर, या दमन गंगा रिवर, या नर्मदा रिवर। अब देखिएगा रिवरों का क्रम इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। ये हमारा सबका प्रायद्वीपीय भारत हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और यही प्रायद्वीपीय भारत में हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ेगा, जिले का नाम रहेगा अमरकंटक जिला। और यही जिले से भारत के पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी रिवर हमें देखने को मिलेगी, जिसका नाम रहेगा नर्मदा। क्या नाम देखने को मिलेगा? नर्मदा नाम हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये जो नर्मदा नाम हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमें ये देखो यहीं पर हमारे पास में इसी क्षेत्र में, इसी गुजरात में यहां पर हमें दमन व दीप के साथ हम लोगों को दादर नगर हवेली देखने को मिलेंगे। दादर नगर हवेली यहां पर देखने को मिलेंगे। और आप सभी से यह सवाल पूछा है कि जब केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली के तट पर जो यहां पर प्रवाहित होने वाली रिवर कौन सी देखने को मिलेगी, तो 4 ऑप्शन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा। यदि आप लोगों ने नर्मदा रिवर दिया है तो आप सभी का बिल्कुल गलत होगा। नर्मदा रिवर इस सवाल का कतई रिवर राइट आंसर हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर क्या होगा? देखो पार रिवर तो यहां पर होती है नहीं। दमन गंगा आप लगाओगे नहीं, ठीक, हमें भरोसा है आप सभी पर, तो आप दमन गंगा को भी काट दोगे। पिंजाल रिवर आप कहीं ना कहीं टिक लगा दोगे, लेकिन पिंजाल रिवर भी गलत देखने को मिलेगी। परंतु वास्तविक तौर पर जो देखा जाएगा तो दमन गंगा रिवर कौन सी दोस्तों? दमन गंगा नदी के तट पर आप सभी को दादर नगर हवेली और दमन दीप यहां पर देखने को मिलेंगे। पहले दादर नगर
हवेली और दमन दीप दो जो अलग अलग जो प्रकार के यूटी हुआ करते थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने क्या किया, डेट याद रखिएगा 26 जनवरी, तारीख याद रखिएगा 26 जनवरी और 1920 को, दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब दादर नगर हवेली, अब हमें देखना पड़ेगा दादर नगर हवेली और दमन व दीप, कौन सा दोस्तों, दमन व दीप, हमें एक ही यूटी अब यहां पर काउंटेबल होगा। ये आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। अब यहां पर राइट आंसर होगा दमन गंगा रिवर। अभी जो दमन गंगा रिवर दिया है, शायद आप लोगों ने इस रिवर का पहली बार नाम सुना होगा, पर क्या आपने यदि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ा है तो मध्य प्रदेश में एक रिवर हमें देखने को मिलेगी जो पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी रिवर हमें देखने को मिलेगी। आप सभी जानते हैं जिसका नाम हमें जो देखने को मिलेगा, ताप्ती रिवर। बिल्कुल सही सुना आपने, दमन गंगा रिवर, यानी ताप्ती रिवर का एक नाम दमन गंगा रिवर भी हमें गुजरात में देखने को मिलता है। तो देखो यहां पर एक ये बात हो गई कि जो ताप्ती रिवर है, ताप्ती रिवर को ही क्या कहा जाता है, दमन गंगा रिवर यहां पर कहा जाता है। तो ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। नर्मदा रिवर कहां पर गिरती है, तो हम लोग बोलते हैं कि सर यहां पर हमें खंबात की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, खंबात की खाड़ी यहां पर देखने को मिलती है। और खंबात की खाड़ी भी आप सभी के अरब सागर में, लेकिन खंबात की खाड़ी के अंदर भी एक खाड़ी देखने को मिलेगी जिसे हम लोग बोलते हैं रेम्बे की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, रेम्बे की खाड़ी। रेम्बे की खाड़ी आप सभी को याद, यहां पर इतना सारा याद होना चाहिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न पर जो हमें देखने को मिलेगा, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में शामिल नहीं थी। महारत्न शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में उसे शामिल किया गया था। तो हिंदुस्तान या आप सभी का एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, ऑप्शन नंबर बी हमें इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा। जब देखो हमें मिनी कंपनियों के भारत में हमें वो महारत्न है या नहीं, हमें कुल मिलाकर 3 प्रकार देखने को मिलेंगे। एक हमें देखने को मिलेगा मिनी रत्न, कौन सा देखने को मिलेगा, मिनी रत्न हमें देखने को मिलता है। एक जो हमें देखने को मिलता है नवरत्न कंपनी, कौन सी, नवरत्न कंपनी। और एक कंपनी हमें महारत्न कंपनी देखने को मिलता है। अब ये 3 फॉर्म देखने को मिलते हैं। 10 हमारे पास वर्तमान में टोटल हमें महारत्न जो कंपनियां संपूर्ण भारतवर्ष में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये याद होना चाहिएगा कि वो 3 प्रमुख कारण, वो 3 प्रमुख क्या कारण होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग किसी भी नवरत्न कंपनी है, उसी नवरत्न कंपनी को हम लोग महारत्न कंपनी का दर्जा दे सकते हैं। हालांकि जब आप लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था यदि पढ़ा होगा तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, यदि 3 वर्षों में, आप सभी याद रखेंगे, यदि 3 वर्षों में किसी कंपनी के द्वारा 25,000 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की, टोटल कारोबार किया गया उसके द्वारा 25,000 करोड़ रुपए का, कितने करोड़ रुपए का, 25,000 करोड़ रुपए का, 25,000 करोड़ रुपए का उसके द्वारा व्यापार किया गया कंपनी के द्वारा। तो एक शर्त यह हो सकती है, उस कंपनी को हम लोग महारत्न कंपनी बोल सकते हैं, नवरत्न कंपनी से महारत्न कंपनी बोलेंगे। और 3 वर्षों में उस कंपनी के द्वारा 15,000 करोड़, कितने, 15,000 करोड़ का इसके द्वारा निवल लाभ कमाया गया, निवल लाभ कमाया गया। इसके बाद में 3 वर्षों के अंदर ही इस कंपनी के द्वारा 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया गया। कौन सा लाभ कमाया गया, शुद्ध लाभ कमाया गया। तो यदि कोई कंपनी ये 3 स्तर पूरा करती है, 3 वर्षों में 25,000 करोड़ का टोटल कारोबार करती है, 3,000 रुपए जो 3 वर्षों में निवल लाभ यदि उसका 15,000 करोड़ रुपए होगा, या 3 वर्षों में कंपनी के द्वारा यदि 5,000 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया जाएगा, तो निश्चित बात यह हो सकती है उस कंपनी को हम लोग महारत्न कंपनी बोल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो पहले की तरह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आप सभी ने कर ही दिया होगा। चलिएगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारे सवाल का आंसर। और
सवाल नंबर 3 पर बढ़ेंगे और सवाल नंबर 3 जो हमें देखने को मिलेगा, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो ये बर्खास्त किया था 1857 में। आप सभी जानते हैं कि 1857 में भारत में रिवोल्ट इन 1857 हुआ था। 1857 की क्रांति हमें देखने को मिलेगी और जब क्रांति हमें देखने को मिलेगी तो जो ईआईसी कंपनी के द्वारा भारत पर जो पूर्ण रूप से शासन किया जाता था, फिर भारत में एक पेश किया जाएगा भारत शासन एक्ट। कौन सा? भारत शासन एक्ट भारत में पेश किया जाएगा और भारत शासन एक्ट 1858 भारत में पेश किया जाएगा। इसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल का पद जो ईआईसी कंपनी के अंतर्गत जो दिखता था, उस पद को समाप्त किया गया और भारत में एक वायसराय का पद लाया गया। कौन सा पद लाया गया? एक वायसराय का एक पद लाया गया। अब ये जो वायसराय का पद आप सभी को देखने को मिलेगा, ये भारत शासन एक्ट 1858 में हमें देखने को मिला और भारत का जो पहला वायसराय बनकर आता है जिसका नाम था लॉर्ड कैनिन। कौन बना था? लॉर्ड कैनिन। इन्हें लॉर्ड नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी हम लोग बोल देते हैं इन बच्चों को। लॉर्ड कैनिन जो आया था भारत में पहला वायसराय बनकर आया। तो लेकिन इसके बाद भी घटना क्या हुआ, फिर इसके बाद हमें 1 नवंबर, ये तारीख याद रखिएगा, 1 नवंबर और 1859 में कंपनी के कार्यकाल को, याद रखिएगा, केवल कंपनी के कार्यकाल को ही भारत से क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। कंपनी के कार्यकाल को भारत से समाप्त किया गया। क्या कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त किया गया? तो जवाब होगा नहीं। फिर कौन सा एक्ट आया था? और देखो इसमें यह बात भी याद रखना है, जो भारत शासन एक्ट 1858 देखने को मिलेगा, इसमें राज्य सचिव की घोषणा की गई और राज्य सचिव की घोषणा के बाद भारत में मुगल पद को पूर्णतः समाप्त होने की घोषणा भी कर दी गई इसी भारत शासन एक्ट 1858 के अंतर्गत। लेकिन कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया। कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया। बाद में 1 जून, डेट याद रखिएगा, 1 जून भारत में 1874 में भारत में एक लाभांश विमोचन एक्ट, कौन सा? लाभांश विमोचन एक्ट पेश किया गया। और यही वो लाभांश विमोचन एक्ट था जिसका मुझे इंतजार था, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जरा सा इंतजार था। इस लाभांश विमोचन एक्ट के द्वारा ईआईसी कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत को इस पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। कंपनी को समाप्त लाभांश विमोचन एक्ट के तहत किया गया था। कंपनी का कार्यकाल 1 नवंबर और 1859 को कंपनी का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो बहादुर शाह जफर जो है वो द्वितीय हुआ करता था। अब जैसे बाबर का एक्चुअली पूछ लिया जाता है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो वहां पर लिखा हुआ है, देखिए, जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर। और ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जो चाइल्डहुड नेम हुआ करता था, आप सभी जानते हो, बदरुद्दीन था। बदरुद्दीन नाम हुआ करता था। जब इसने 1664 में 62 से 64 में जजिया कर सती प्रथा और दास प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, तो 1564 में जनता ने प्रसन्न होकर इसे मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का टाइटल दिया। अकबर का तो पहले नाम केवल जलाली था या बदरुद्दीन, दोनों में से पूछेगा, आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, वैसे पढ़ना क्या है हमने इनके बारे में सब कुछ, ठीक है। वो कम, ये पैनल हो सकता है नाराज हो गया। सारी समस्याएं यदि भगवान ने जेठालाल के जो अलावा लिखी है तो वो हमारी किस्मत में लिखी है। यदि दुनिया में सबसे ज्यादा यदि समस्याएं हैं, आप नोट कर लीजिए, यदि दुनिया में, नोट करो जल्दी से, कि दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या किस व्यक्ति के साथ है, तो हमारा नाम लिख लो कि रवि सर के साथ दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा समस्याएं उनके साथ आती हैं। पहले नंबर पर कौन है? हम सभी की फेवरेट चंपालाल जेठालाल गढ़ा। ठीक है, हमारे जेठालाल जी हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। और जीवन में यदि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा दिक्कत अगर भगवान देता है तो वो हमको देता है। इतनी बढ़िया क्लास चल रही थी, उस बढ़िया क्लास में आप देख सकते हैं हाल, पैनल ही बंद हो गया। अभी पैनल बंद हो गया है,
इसकी समस्त जवाबदारी जो अरुण सर की, वो शायद इस पैनल को सही तरीके से बंद करके नहीं गए होंगे। अब बताओ ये पैनल अगर अब बंद हो गया है तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है इसको चालू कैसे करेंगे। खैर, अरुण सर ने इतना तो सिखा दिया, रवि सर इसको ऐसे चालू करते हैं। यहां पर हम इसको ऐसे सीख लेना सारे, ऐसे कर लिया इसको, ओके दबाया, और अगर ये नहीं हुआ तो जिम्मेदार आप सब होंगे। ये तो नहीं हुआ, यस। बताइए ये क्या हुआ, हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हम लोग यहां तक बात कर चुके थे, आप सभी जानते हैं भगवान चाहते हैं हम अच्छी तरीके से क्लास ले, तो हम क्लास ले रहे हैं। तो कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? यहां तक पहुंच गए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को यहां पर देखने को मिलेगा वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शनी करने की एक प्रणाली जिसमें किसके विकसित किया है। ठीक है, ये वीजीए को वीडियो ग्राफिक्स एरे को किसने जो प्रदर्शित प्रणाली को प्रदर्शित किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, या आप सभी के एप्पल ने किया है, आईएमबी ने किया है, या आप सभी के मैकिंटॉश ने किया है? तो आप सभी के आईएम ने किया है इसे। इसकी स्थापना 1991 में हम लोगों को देखने को मिली। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 5 जो हमें देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 5 जरा देखिएगा, ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों में एक आपका एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण किया था। तो किसने किया था? रतन टाटा साहब ने किया था, जे.आर. टाटा साहब ने किया था, जमशेदजी टाटा साहब ने किया था, आर.डी. टाटा ने किया था। किसने इसकी स्थापना किया था? ठीक है, तो इसका श्रेय दिया जाता है कुल मिलाकर जमशेदजी टाटा को। किसको दिया जाता है? जमशेदजी टाटा साहब को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और मुंबई में आप कभी जाएंगे, कहां पर? मुंबई में जाएंगे, और मुंबई में कोलबा, कौन सा? कोलबा नामक जगह पर ये होटल, कोलबा नामक जो प्लेस है मुंबई में मुख्यतः, ये होटल हम सभी को सबसे पहले वहीं पर हमें देखने को मिलेगी। कहां पर? कोलबा नामक जगह पर हमें मुंबई में सबसे पहले ये होटल वहीं पर देखने को मिलती है। चलिएगा सवाल नंबर 6 की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो दिल्ली के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन लगभग 2002 में हमें देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ ही 2002 में देखने को मिला था। 1984 में सबसे पहले कोलकाता में भारत में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया था, और 2002 में आप सभी जानते हैं भारत के यशस्वी उस समय के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रिय जो हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब ये मदन लाल खुराना साहब कौन हुआ करते थे? तो आप सभी याद रखेंगे कि जो दिल्ली के तीसरे सीएम हुआ करते थे, ये मदन लाल खुराना हुआ करते थे। ठीक है, थर्ड सीएम जो हुआ करते थे मदन लाल खुराना साहब हुआ करते थे। ये आप सभी को याद होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो हमें सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। आर्थिक विकास एक अच्छा संकेत है जिसमें निरंतर वृद्धि होती है, मतलब किसमें निरंतर वृद्धि होती है? अच्छा संकेत हम लोगों को देखने को मिलेगा। वेट, भारत में वेट जैसी प्रणाली को कब भारत में शामिल किया गया था? 2005 में। कब शामिल किया गया था? 2005 में। और यहां पर आप लोग देखोगे कि आर्थिक विकास एक अच्छा संकेत है जिसमें निरंतर वृद्धि होती है, उसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम दरअसल जीडीपी यहां पर बोलते हैं। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और सबसे पहले यूएसए जीडी के मामले में पहले नंबर पर खड़ा है। चीन हमें यहां पर देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? चीन। इसके बाद हमें जापान देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें जर्मनी यहां पर देखने को मिलेगा, और 5वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जीडीपी के मामले में अभी जीडीपी जीएनपी वगैरह निकालते कैसे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है।
वेट याद करिएगा 2005 में सबसे पहले यहाँ पे शामिल किया गया था। भारत में जीएसटी मॉडल भारत में 2007 कब लाया गया, 2017 में इसको भारत में पहली बार लाया गया था। मॉडल हम लोगों ने कहां से लिया था, कनाडा देश से हम लोगों ने मॉडल लिया था। जीएसटी परिषद जो काउंसलिंग है वो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगी, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 279 का क्लॉज ए में हमें देखने को मिलेगी। जीएसटी कितने प्रकार से हो सकता है, जीएसटी 3 प्रकार से होता है। एक तो आप सभी के सामने एस जीएसटी आप सभी को देखने को मिलेगा, एक सी जीएसटी देखने को मिलेगा और एक आई जीएसटी आप सभी को देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 8 जो हमें देखने को मिलेंगे, 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो कौन से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न या भारत भूषण, या ऑप्शन नंबर डी आप सभी को देखने को मिलेगा भारत रत्न। जब हम भारत रत्न की बात करते हैं इसमें नो डाउट 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था। 1984 में भारत रत्न को प्रारंभ किया गया था, जिसमें 2019 में आप सभी जानेंगे कि हम लोगों ने प्रणब मुखर्जी किनको दिया था, प्रणब मुखर्जी साहब जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे, हमने इनको दिया था भारत रत्न। आप सभी जानते हैं कि 1978 में जब भारत में जनता पार्टी, कौन सी पार्टी आती है, जनता पार्टी आती है, उसके द्वारा भारत रत्न को देना बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार पुनः आती है और इसके बाद आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आप सभी के 1980 में फिर से इसको प्रारंभ किया गया था। इसके साथ में 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये से पहले व्यक्ति हुआ करते थे, ये पहले विदेशी ऐसे हुआ करते जिन्हें भारत रत्न दिया गया। इसके साथ में और आप सभी के 1990 में नेल्सन मंडेला, कौन दोस्तों, नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला ऐसे दूसरे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। और आप सभी जानेंगे इसमें 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी पहली संगीतकार थी जिन्हें क्या दिया था, भारत रत्न यहाँ पर दिया गया। ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, और पद्म भूषण यदि पुरस्कारों की यदि आप लोगों से बात करता है तो सबसे पहले हमारे पास में व्यक्तिगत रूप से भारत रत्न पहले स्थान पर आता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास में पद्म विभूषण की बात हम लोग करेंगे। पद्म विभूषण के बाद हमारे सामने पद्म भूषण होगा और पद्म भूषण के बाद हमारे पास में पद्मश्री देखने को मिलेगा। तो ये इनका सीरियल से क्रम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और ये भी आप सभी से यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, चलिएगा। और सबसे कम उम्र में किसे दिया गया था, सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसे दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, सचिन साहब जो कि एक फेमस क्रिकेटर रहे, इन्हें दिया गया था। सचिन तेंदुलकर के बारे में हर बार प्रसंग बनाता है, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था, खेल के क्षेत्र में नहीं दिया गया था, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, सामाजिक ये इसके क्षेत्र में इनको यहाँ पर दिया गया था, खेल के क्षेत्र में नहीं दिया गया था। मैं फिर बता रहा हूं इन्हें कब दिया गया था, यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा तो 2014 में। कब दिया गया था, 2014 में इन्हें दिया गया था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 9। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था, 2019 में, 17 में, 18 में या 2015 में। आप सभी जानते हैं वो दिन हम नहीं भूलेंगे, 14 फरवरी और सन 2019 को जम्मू कश्मीर में आरडीएक्स के माध्यम से लगभग हमारे 44 जवान हमारे शहीद हुए थे। तो उसमें आप देखेंगे कि 2019 में ये क्या हुआ था, हमें यह घटना देखने को मिलती है। तो 2019 में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और बालाकोट में आप सभी जानते हैं भारतीय जो विमानों ने बमबारी किया था, जिसमें मिराज 2000 और मिग 21 था, दोनों एक साथ गए थे और उन्हें बमबारी किया था।
ठीक है। तो देखो उसमें ये घटना हुआ था कि जैसे ये जम्मू कश्मीर हमें यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये जो जम्मू कश्मीर जो हमें देखने को मिला, तो हमें ये देखने को मिलेगा भारत के फाइटर जेट के एयर बेस कहां पर है, जहां पर आप सभी के यहाँ पर आप सभी के एयर बेस होते हैं, वहीं पर फाइटर विमान को रखा जाता है। ठीक है, फाइटर विमान को रखने के लिए एक अच्छा रनवे की आवश्यकता हम लोगों को देखने को मिलेगी। और ये है पाकिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, इसी पाकिस्तान ने क्या किया था, यहां पर अपने जितने भी जो इसके यहां पर रनवे को इसने सक्रिय किया, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि भारत कहीं ना कहीं हमला करेगा तो यहीं से करेगा। तो भारत ने अपने सभी के, जैसे अपना JNK का या आप सभी का उधमपुर का, चंडीगढ़ का, हिमाचल प्रदेश का, ये सारे भारत ने अपने एक्टिव कर दिए। यहां तक कि दिल्ली का, लखनऊ का, जोधपुर का, राजस्थान का, ये जो सारे रनवे थे, ये भारत ने सभी के सभी रनवे भारत ने क्या 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 किया, एक्टिव किए। क्योंकि पाकिस्तानियों को लग रहा था कि फाइटर विमान यदि भारत ने एक्टिव किया है तो यहीं से आएगा, और ये सभी तैयार बैठे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि यहीं से फाइटर विमान आएगा तो हम लोग यहीं से इनको मार गिराएंगे। ये पाकिस्तानी इस फिराक में थे। तो ऐसा कहा जाता है पाकिस्तानी 10वीं के आगे नहीं पढ़ते हैं, तो यही हाल इनका हुआ। भारत ने अपने बाकी जितने भी रनवे सबको बंद करके रखा। ये भारत की तो प्लानिंग थी। भारत ने क्या किया, इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि यहीं से फाइटर विमान आएगा सामने से, और हम सामने से उसके, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 हुआ करता था, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, जो USA ने उसे दिया था। और उस F-16 के सामने हमारे जो फाइटर विमान थे वो कमजोर थे। अब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि हम लोग आराम से इनको टैकल कर लेंगे। ये सभी के सभी यहां पर रनवे भारत सरकार के द्वारा एक्टिव किए गए, सेना के द्वारा एक्टिव किए गए। पाकिस्तान को लगा यहीं से फाइटर विमान आएगा। लेकिन जवाब में हुआ क्या कि ग्वालियर से हम लोग, बारात कहां से लेकर गए थे, हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर हमें जिला देखने को मिलेगा। इसी ग्वालियर से हम ले गए इनको, हमने तबाही मचाई और पुनः हम लोग भारत में लौट आए थे। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा था कि बारात कहां से आएगी, जम्मू और कश्मीर उधमपुर वाले क्षेत्र से आएगी। लेकिन बारात हम लोग कहां से लेके गए थे, ग्वालियर से लेके गए थे। और बालाकोट में लगभग 250 से 300 आतंकियों को हम लोगों ने उस समय मार दिया था। क्या जबरदस्त काम किया था सेना के द्वारा। सवाल नंबर 10 हमें देखने को मिलेगा, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती, कितनी हड्डियां हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो 206 आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो हमें देखने को मिलेगा। अगला सवाल जो हमें देखने को मिलेगा, भारत के संविधान के अनुसार संघ में रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है। आप सभी जानते हैं भारत संघ में रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है। भारतीय संविधान की क्रमांक आर्टिकल 52 में आप सभी जानते हैं हमें राष्ट्रपति का एक पद का प्रावधान है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन आर्टिकल 53 इस बात को उल्लेखित करता है कि कार्यपालिका की शक्ति जो होगी वो केवल राष्ट्रपति के पास में होगी। और उसी के अंदर लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख का प्रधान भी होगा। वो आर्टिकल 53 में हमें उल्लेखित किया गया है। तो यहां पर राष्ट्रपति हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। हमारे निंदा मंत्री कौन है, सॉरी हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमें देखने को मिलेंगे। चलिएगा जो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 12 की चर्चा करेंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की कौन थी पहली महिला राष्ट्रपति, तो पहली महिला राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देव सिंह पाटिल हमें देखने को मिलेगी। ये सभी को याद होना चाहिए का 2007 से लगाकर तो 2012 तक इनका समयकाल हमें देखने को मिलेगा। श्रीमती अमृता गौर ये भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री रही, क्या रही, स्वास्थ्य मंत्री हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। सुचिता कृपलानी आप सभी जानते हैं कि यूपी की पहली महिला सीएम, हमारे यूपी की पहली महिला सीएम हम लोगों को देखने को, सुमित्रा महाजन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिभा देव सिंह पाटिल का हर बार समयकाल पूछता है कि इनका समयकाल कब से कब तक था, तो ये इनका समयकाल आप सभी को देखने को मिलेगा। अगला सवाल, भारत में श्वेत क्रांति के मूलतः किस राज्य से प्रारंभ हुई थी। आप सभी जानते हैं कि लगभग बात है 1968 और 70 के दशक की ये बात है। 1970 के लगभग में 1964 से लगाकर 1966 में
भारत के उस समय जो तात्कालिक उस समय जो पीएम हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। भारत में अन्न के खाद्यान्न प्रकार की कमी थी और उन्होंने जो आह्वान दिया था कि हर भारतीय अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सप्ताह में एक दिन भूखा रहेगा, जिससे उसका स्वास्थ्य में सुधार आएगा, उसमें शरीर में तंदुरुस्ती बनेगी। इसका प्रमुख कारण था कि लोगों को एक सप्ताह में एक दिन भूखा रखना था, क्योंकि चीजें तो खाद्यान्न प्रकार के हमारे पास थे ही नहीं। अब उसमें कारण क्या हुआ कि नहीं था कि जो छोटे बच्चे हैं लोगों का पालन पोषण गाय के दूध से किया जाए। गाय के दूध जब हमें तो गायों को दूध देने वाली नस्लों में पहले बदला जाएगा। तो गुजरात में लगभग 50,000 गायों को एक साथ इकट्ठा किया, उन्हें तैयार किया गया दूध देने के लिए और भारत के प्रत्येक राज्यों में भेजा गया। यही कारण था 1970 के दशक में जो फ्लड ऑपरेशन था, जो हमें दूध क्रांति देखने को मिली डॉक्टर वर्गीस कुरियन के संरक्षण में, मार्गदर्शन में। और भारत में आप सभी जानते हैं आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन वाला देश बना है। यूपी हमारे भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है। पुनः मैं माफी चाहूंगा, 2 बार ये शायद हो चुका है बंद। बने रहिए आप मेरे साथ में, अभी स्टार्ट होगा ये। बस जल्दी से हो जा। देख रहे हो इसको, ये भी हरकतें पूरी कर रहा है आज, पढ़ने नहीं देगा हम लोगों को। यस कर देते हैं। देखो ये क्या हुआ, अच्छा ये हो रहा है, बस ये स्टार्ट हो गया। और सवाल नंबर कहां तक पहुंच चुके थे हम? सवाल नंबर 12 तक पहुंच चुके थे। जल्दी भाई जल्दी। ये स्टार्ट हो गया। ये एग्जाम अभी हमारे बच्चों को क्रैक नहीं करना है, और क्रैक कहां जाएंगे वो क्रैक करके। कहां तक पहुंच चुके थे हम? सवाल नंबर 12 पर चर्चा कर रहे थे। ये यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब हम लोगों ने जो देखा था गुजरात, हम लोगों ने इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हमें देखने को मिला था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य हमें किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो आप सभी याद रखिएगा, भद्रा और एक आप सभी का सोमेश्वर। कौन सा दोस्तों? एक सोमेश्वर। ये दोनों प्रमुख रूप से कहां पर देखने को मिलेंगे? कर्नाटक। कहां पर देखने को मिलेंगे? कर्नाटक में देखने को मिलेंगे, आप सभी जानते हैं। और केमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, केमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आप सभी को कहां पर देखने को मिलेगा? तो आप सभी के केरल में हमें देखने को मिलेगा। ये याद होना आप सभी को चाहिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 15 पर जाएंगे। जीएसएलवी का पूर्ण नाम क्या है? तो जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और दोनों सेम है, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा फुल फॉर्म आप सभी को याद होना चाहिएगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के विशेष रूप से किस रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का क्या नाम है? धनलक्ष्मी। इसका नाम आप सभी को याद होना चाहिएगा। क्या नाम रखा गया है इसका? धनलक्ष्मी यहां पर नाम रखा गया है। सवाल नंबर 17
और सवाल नंबर 17 इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने होकर एक स्वतंत्र मिलने के बाद देश के नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव मसौदा तैयार किया। उस मसौदे का क्या नाम था? तो आप सभी जानते हैं लगभग 8 भारत के अलग अलग प्रकार के उद्योगपतियों ने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए बॉम्बे प्लान तैयार किया था। क्या तैयार किया था? बॉम्बे प्लान तैयार किया था। और ये कब तैयार किया था? 1944 में। कब तैयार किया गया था? 1944 में यह तैयार किया गया था। आप सभी को याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 18 पर बढ़ेंगे कि हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये कब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो आप सभी जानेंगे कि इसको कब लिया गया था। आप सभी जानिए, एक तारीख याद रखिएगा, 31 अगस्त। ये आप सभी का अगस्त सितंबर आप सभी के। और 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, कौन सा असहयोग आंदोलन यहां पर क्या किया जाता है? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है। इसके बाद आप सभी जानेंगे कि इसके बाद एक घटना हमें देखने को मिलेगी और वो घटना थी ये यूपी में एक देवरिया जिला। कौन सा? यूपी में हमें एक देवरिया जिला, कौन सा जिला? देवरिया जिला देखने को मिलेगा। यहीं पर हमें चोरी चोरा कांड, कौन सा? चोरी चोरा कांड हमें यहां पर देखने को मिला। और ये चोरी चोरा कांड कहा जाता है 1922 में देखने को मिला। जनता ने पुलिस एक थाने को आग लगा दिया था। जवाब में फिर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से वापस ले लिया था। तो ये घटना हुई थी, ये चोरी चोरा की घटना हमें देखने को मिलेगी। रोल एक्ट आप सभी जानते हैं कि भारत में 1919 में भारत में लाया गया था। खिलाफत आंदोलन क्यों भारत में प्रारंभ किया गया था? क्योंकि जो ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश सत्ता चाहती थी कि ये मुस्लिमों का उस समय जो सबसे बड़ा जो पद हुआ करता था जिसका नाम था खलीफा को पद, जो तुर्की में कमाल राका पासा जो अंतिम सुल्तान तुर्की के माने जाते हैं, वो अंतिम खलीफा भी माने जा सकते हैं। 1924 में इसी ब्रिटिश ने क्या किया था? उस समय तुर्की का जो खलीफा पद को पूर्णतः समाप्त किया था। भारत में भी खिलाफत हमें मूवमेंट 1919 के समय काल में यहां पर देखने को मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी जानते हैं 8 अगस्त और 1942 को हमें यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे, बहुत हम बात कर चुके हैं इनके बारे में। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ में निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? उसे मेटर नाम दिया है। क्या नाम दिया है? उसे मेटर यहां पर नाम दिया है। आप सभी को याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 20 हमें देखने को मिलेगा, भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? तो ये संरक्षित वन हमें कौन सा देखने को मिलेगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा? तो संरक्षित वन जो हमें देखने को मिलेगा वो जिम कॉर्बेट देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर था। बेहद सरल प्रश्न था। 1945 में यूएन लीग ऑफ नेशनल के उत्तराधिकारियों के रूप में स्थापित किया था। तो ये यूएन आया था, आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर। कब आया था मार्केट में? 24 अक्टूबर। और आप सभी के 1945 में हमें ये घटना देखने को मिला। और ये द्वितीय युद्ध, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय युद्ध के ठीक पहले नहीं, उसके ठीक बाद में, द्वितीय युद्ध के बाद में यह आया था। ठीक है। और इस संगठन से पहले भी एक संगठन बन चुका था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें 1914 से लगाकर हम लोगों को 18 तक देखने को मिला। इसमें एक राष्ट्र संघ, कौन सा? राष्ट्र संघ। हमें राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा फेलर ये था, एक राष्ट्र संघ बन चुका था 1920 में यूएसए में। इसी राष्ट्र संघ का फेलर था। इसकी सबसे बड़ी असफलता थी कि द्वितीय विश्व युद्ध हमें देखने को मिला था। ठीक है। तो आपसे पूछेगा राष्ट्र संघ कब बन गया था? तो 1920 में ही इसी राष्ट्र संघ की स्थापना हमें देखने को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 23 की तरफ रुक बढ़ेंगे। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। यही हमारे सवाल का ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। हालांकि बी ऊपर है, सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न जो हमें देखने को मिलेगा, नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों में उल्लेखित था, निम्नलिखित में कौन सा उसमें कारण नहीं था? तो कौन सा कारण हमें नहीं देखने को मिलता है? यह पहली राष्ट्रवाद की गतिविधि थी जिसमें
महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। यह बात बिल्कुल हमें सही देखने को मिलती है। इस आंदोलन में अंग्रेजों को महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी विश्व स्तर पर पहचान मिली थी, बिल्कुल मिली थी, लेकिन भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी, यह बिल्कुल पूरी तरीके से हमें गलत यहाँ पर देखने को मिला था। दांडी कहां पर है? नवसारी जिला, गुजरात। लिख लीजिएगा आप सभी। सवाल नंबर 24 पर बढ़ेंगे। 2 बार हमारा पैनल बंद हो चुका है, इसके लिए माफी चाहेंगे। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलेगी? तो बिटुमिनस, फिर आप सभी का एंथ्रेसाइट, पिट कोयला और लिग्नाइट, ये 4 प्रकार के कोयले हमें देखने को मिलते हैं। सबसे उच्च जो कार्बन की संख्या हमें एंथ्रासाइट कोयले में देखने को मिलती है, जो जम्मू कश्मीर और हमारे तमिलनाडु में हम सभी को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे कि सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। हरमिंदर साहब पहले इसे मंदिर कहा जाता था, और इसकी आधारशिला भारत में किस सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा, जो इनके 5वें गुरु थे। कौन से गुरु माने जाते हैं? 5वें गुरु यहाँ पर माने जाते हैं। इनकी हत्या किसके द्वारा किया गया था? आप सभी जानते हैं कि जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। और गुरु तेग बहादुर की हत्या, ये सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। और औरंगजेब के द्वारा, किनके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, सिखों के 9वें गुरु की। ठीक है। गुरु हरगोविंद जी आप सभी जानते हैं इन्हें। गुरु हरराय को भी आप बिल्कुल जानते हैं। सिखों में टोटल कितने गुरु देखने को मिले? 10 गुरु हमें देखने को मिलते हैं। मैं पूरा सिख डायनेस्टी, पूरा सिख धर्म आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, आप लोगों ने पहली वाली क्लासों में देखा होगा। सवाल नंबर 26 पर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो पहले को रूस का भाग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले रूस का हम लोगों को भाग देखने को मिला था। तो कैलिफोर्निया आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद में आप सभी का अलास्का, हवाई और नेवाडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप सभी देखेंगे कि ये जो आप लोगों का रूस का आप लोगों को साइबेरिया हिस्सा, ये रूस का साइबेरिया हिस्सा आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जवाब में ये वाला जो हिस्सा रहेगा, ये आप सभी का अलास्का वाला, ये आप सभी का अलास्का वाला क्षेत्र हमें देखने को मिला। इसे हम आप सभी का अलास्का वाला हिस्सा कहते हैं। पहले इस पर रूस का अधिकार था, लेकिन रूस ने यूएसए को इसको बेच दिया था। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है, आप सभी जानते हैं, चुक्की सागर। कौन सा सागर? चुक्की सागर पड़ता है। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि बेरिंग सागर। कौन सा सागर? बेरिंग सागर। और इन दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आपस में आप सभी याद रखेंगे, इन दोनों को बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि आपस में जोड़ती हैं। तो ये जो पहले आपका अलास्का था, पहले ये रूस का हिस्सा हुआ करता था, बाद में इसे क्या हुआ, क्या किया गया? अमेरिका को दे दिया गया। ठीक है, 27 वाले सवाल पर बढ़ेंगे। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या गोवा? हमें हरियाणा की नील गाय, हरियाणा का राष्ट्रीय पशु हमें नील गाय यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप सभी जानेंगे महाराष्ट्र का विशाल गिलहरी, विशाल गिलहरी हमें देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का हेम तेंदुआ। कौन सा? हेम तेंदुआ हमें देखने को मिलेगा। ऐसे कितने स्टेट है? जैसे आपसे पूछेगा झारखंड का क्या देखने को मिलेगा? तो आप सभी बताएंगे हाथी। क्या देखने को मिलेगा? हाथी। छत्तीसगढ़ का क्या देखने को मिलेगा? जंगली भैंसा। कौन सा? जंगली भैंसा आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का क्या देखने को मिलेगा? तो मध्य प्रदेश का बारहसिंगा। कौन सा देखने को मिलेगा? बारहसिंगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो गिलहरी है, ये जो बड़ी गिलहरी पहले देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान महाराष्ट्र में गाय को अपना राष्ट्रीय पशु जो है वो घोषित किया है। तो ये जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि अभी तो ऑप्शन ए पे ही हम जाएंगे, महाराष्ट्र की है, लेकिन अब यदि आएगा महाराष्ट्र का तो गाय आएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 28 जो हमें देखने को मिलेगा, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस। कौन देखने को मिलेंगे? एंटोनियो गुतरेस। ऑप्शन नंबर डी जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सवाल नंबर 29 पर जाएंगे। आप सभी के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो आप सभी जान देंगे कि जो 1997 में गए थे वो कल्पना चावला पहली महिला यहाँ पर बनी थी। इसके बाद सुनीता विलियमसन, ये 2006 में गई थी।
ये दूसरी महिला बनी है, आप सभी जानते हो। और शावना पांड्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये तीसरी महिला है। कौन सी महिला है? तीसरी महिला है जो अंतरिक्ष में गई है। ठीक है, तीसरी महिला है। सवाल नंबर 30, थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, ज्यादा ही बड़ी क्लास हो गई मुझे लगता है। निम्नलिखित में से 1973 में भारत में बाघों की आबादी में आधार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी संचालित सेव द टाइगर वाइल्ड लाइफ इंजेक्शन प्रोजेक्ट टाइगर, बिल्कुल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। सवाल नंबर 31 हमें देखने को मिला द गाइड ऑफ स्माइल थिंग्स के उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है, आप सभी जानते हैं, अरुंधति राय। कौन देखने को मिलेंगे? अरुंधति राय देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 32 पर हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो बिल्कुल लोक हितकारी, इनकी पुस्तक भी थी, इनका समाचार पत्र भी था, और ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले हमें साहब यहां पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। छुई मुई का पौधा का वैज्ञानिक नाम बहुत आता है, मिमोसा पुंडिका। कौन सा दोस्तों? मिमोसा पुंडिका हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। अगला सवाल जो हमें देखने को मिलेगा, मादा एनाफिस मच्छर इनमें से किस माध्यम किसका वाहक क्या है? तो मादा एनाफिस मच्छर का हमें क्या देखने को मिलेगा? आप सभी जानते हैं मलेरिया। क्या देखने को मिलेगा? मलेरिया हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप सभी जानते हैं अगला सवाल जो हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो ये वेल्लूर जो कोट्टम में मीनाक्षप्पन मंदिर भी है, ये पद्मनाभपुरम पैलेस भी देखना, बेकन किला आप लोगों को तमिलनाडु में इस वाले जो हिस्से में नहीं देखने को मिलेगा, बाकी तीनों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बीमा राशि, बीमा कर दर में प्रतिशत, बेहद अच्छा सवाल है। बीमा राशि, बीमा की दर में प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 को प्रारंभ किया गया था। ये आप सभी को याद है। योजना के तहत वार्षिक वाणिज्य बागवानी फसलों के देय प्रीमियम कितना है? तो 5%। कितना है दोस्तों? 5% बिल्कुल दिया जाता है वर्तमान सरकार के द्वारा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 5% यहाँ पर दिया जाता है। अगला सवाल जो है, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ये आप सभी का होमवर्क में आप सभी को सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और 2 बार पैनल हमारा बंद हुआ उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कल से बिल्कुल प्रयास करेंगे ऐसी जो प्रॉब्लम हो रही है, जो पीछे जो पैनल में आ रही है, कल से प्रॉब्लम आप सभी को हमारी क्लास में एटलीस्ट नहीं देखने को मिलेगी। कल हम सभी आपसे भूगोल के पहले पार्ट के साथ, क्योंकि थर्सडे गुरुवार को वरदान बेश प्रारंभ होने जा रही है, और उसमें भूगोल हम पढ़ाएंगे आप सभी को। आप सभी के पूरे ब्रह्मांड में जो यूनिवर्स वाला टॉपिक कंप्लीट पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में। मैंने पहले भी आप सभी को क्लियर किया है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूरा यूनिवर्स आप सभी को पढ़ाऊंगा। यदि आप लोगों ने भूगोल पढ़ के रखा होगा या आप रेलवे में मैक्सिमम नंबर स्कोर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल उस बेस की पहली क्लास से जुड़ना ना भूले। लगभग मैं प्रयास करूंगा इसी समय क्लास में, लगभग 8 बजे वो क्लास शाम को आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।